एक महिला एक कैब में बैठी हुई है और वह कैब गोवा से बेंगलुरु की तरफ जा रही है। रास्ते में लगभग जब बेंगलुरु 200 किलोमीटर रह गया था, उसी दौरान जो कैब का ड्राइवर होता है वो कैब को लेकर सीधा एक थाने में घुस जाता है और वहां जाने के बाद उतरते ही वह अपने फ़ोन से पुलिस वालों से किसी की बात करवाने लगता है। अब बात करवाने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो उस कैब की तलाशी लेने लगते हैं। जो महिला कैब के अंदर बैठी हुई थी उसका एक सूटकेस था और पुलिस वाले जैसे ही उस सूटकेस को खोलकर चेक करते हैं तो एकदम से सभी पुलिस वाले पीछे की तरफ हट जाते हैं। ऐसा क्या था उस सूटकेस में जो पुलिस वाले पीछे की तरफ हट गए थे और कैब ड्राइवर ने डायरेक्ट पुलिस वालों की किससे बात कराई थी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कामना जो कि एक बिजनेस वूमन है, अच्छा खासा रुपये पैसा कमाया करती है और इंडिपेंडेंट जिंदगी जिया करती है। उसका एक लड़का है जिसकी उम्र फिलहाल 4 साल है। वह अपने लड़के के साथ बेंगलुरु आती है और बेंगलुरु से फ्लाइट लेकर सीधा गोवा पहुंच जाती है। अब गोवा में वो अपने बच्चे को इधर उधर घुमाना चाहती थी और वहीं पर उसने एक होटल का कमरा पहले से ही किराए पर ले रखा था, यानी कि उसकी पहले ही उसने बुकिंग करवा रखी थी। तो वहां पर जाकर वो चेकिंग कर लेती है। वहां पर चेकिंग करने के बाद दूसरे दिन वह अपने बच्चे को लेकर वहां से निकलती है और वहां पर इधर उधर घूमने फिरने के बाद शाम को फिर से होटल में आ जाती है। इसके बाद तीसरा दिन होता है और तीसरे दिन भी वो इसी रूटीन को फॉलो करती है और शाम के समय फिर से उसी होटल में आकर रुक जाती है। उसने 3 दिन के लिए कमरा बुक किया था, लेकिन तीसरे दिन की रात को अचानक 1 बजे वह होटल के रिसेप्शन पर फोन करती है और वहां पर जो रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ था उससे कहने लगती है कि मुझे अभी के अभी एक कैब चाहिए और मैं यहां से बेंगलुरु जाना चाहती हूं। आप बेंगलुरु के लिए कोई कैब का अरेंजमेंट कर दीजिए और उसके बाद मुझे उस कैब से वहां पर जाना है। अब इस बात को सुनकर जो होटल वाले हैं वो थोड़े से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गोवा से बेंगलुरु जाने के लिए कैब से लगभग 6-7 घंटे लगेंगे। वहीं पर हवाई यात्रा करके इस सफर को 1 घंटे में तय किया जा सकता है। फिर यह महिला कैब से जाने की जिद क्यों लगा रही है? रिसेप्शन वाला उससे कहता भी है कि मैम आप एरोप्लेन से चली जाइए, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे कैब से जाना है और मुझे रास्ते में कुछ काम है, तो इसी वजह से मैं कैब से जाना चाहती हूँ। इसके बाद जो होटल के रिसेप्शन वाले होते हैं वो गोवा की लोकल ट्रेवल एजेंसी के पास फोन करते हैं और वहां से एक कैब का प्रबंध कामना के लिए कर दिया जाता है। इसके बाद कामना अपना सामान पैक करती है और अपने होटल के कमरे से चेकआउट करती है और रिसेप्शन पर जाकर पूरी पेमेंट कर देती है। इसके बाद जो होटल का स्टाफ होता है वो कामना के सामान को कैब में रखवाता है और इसके लिए कामना उन्हें टिप भी देती है। अब जो कैब है वो वहां से रवाना हो जाती है और कैब गोवा से बेंगलुरु के लिए बाय रोड चल देती है। कैब चली जाती है, लेकिन जैसी सुबह होती है तो सुबह सुबह अक्सर होटल में जब गेस्ट बाहर चले जाया करते हैं तो रूम की सफाई के लिए वहां के वर्कर जाते हैं और रूमों की अच्छी तरह से सफाई कर दिया करते हैं। अब जैसे जिस कमरे में कामना रुकी थी उस कमरे में होटल का सफाई स्टाफ पहुंचता है तो वहां पर उन्हें कुछ खून के धब्बे मिलते हैं। अब इस बात को देखकर जो होटल की सफाई करने वाला था वह एकदम से घबरा जाता है और पीछे की तरफ हट जाता है। इसके बाद वह होटल के मैनेजर को वहां पर बुलाता है और उन्हें पूरी सिचुएशन को समझाता है। अब जो होटल वाले होते हैं उनको पहले से ये बात सिखाई जाती है कि अगर ऐसी कोई गतिविधि दिखे तो डायरेक्ट पुलिस को फोन करना है और पुलिस को पूरा मामला समझाना है। इसके बाद जो होटल का जो मैनेजर होता है वो पुलिस के पास फोन करता है और पुलिस को इस सूचना को दे देता है। अब पुलिस इस बात की सूचना मिलते ही फौरन से उस होटल पर आती है और उस कमरे की जांच पड़ताल करने लगती है। कमरे में और कुछ ऐसा नहीं था जिसको संदिग्ध समझा जाए, लेकिन वो खून के धब्बे उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहे थे। इसके बाद पुलिस वाले होटल वालों से पूछते हैं कि इस कमरे में कौन ठहरा था, तो जो होटल वाले होते हैं पुलिस वालों को साफ साफ बता देते हैं कि एक कामना नाम की लड़की थी जो अपने बच्चे के साथ यहां पर आई थी और वही इस कमरे से रात को 1 बजे चेकआउट करके गई थी। लगभग कैब में बैठने तक उसे 2 बज गए थे और 2 बजे वो यहां से चली गई थी। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उसका सीसीटीवी खंगालने लगते हैं और सीसीटीवी को पुलिस वाले और साथ में होटल का स्टाफ एक साथ खड़े होकर देख रहे थे। तभी अचानक से जो उस टाइम पर रिसेप्शनिस्ट था वह उनसे कहने लगता है कि साहब एक दिक्कत और है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि बताओ क्या दिक्कत है? तो वे बताते हैं कि पिछली रात जब ये होटल में चेक इन की थी तो उस टाइम पर इसके साथ इसके 4 साल का बच्चा था, लेकिन जब इसने चेकआउट किया है तो उस टाइम पर इसका बच्चा इसके साथ नहीं है। अब इस बात को देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और सोच विचार करने लगते हैं कि आखिर ये बच्चा कहां चला गया और इस महिला को इतनी रात में यहां से निकलने की क्या जल्दी थी। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं होटल वालों से उस कैब एजेंसी का नंबर लेते हैं और वहां से उस ड्राइवर का नंबर ले लेते हैं जो कामना को लेकर बेंगलुरु की तरफ गाड़ी चला रहा था।
इसके बाद पुलिस वाले उस ड्राइवर के पास फ़ोन करते हैं और फ़ोन मिलाने के बाद उससे कहते हैं कि आपके पीछे जो लेडी बैठी है इससे हमारी बात करवाओ, हम गोवा पुलिस से हैं। ड्राइवर कामना को फ़ोन दे देता है और जो कामना है बिना डरे पुलिस से बात करती है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि मैडम, जब आपने चेकआउट किया था तो यहाँ पर आपका बच्चा आपके साथ नहीं था, आपका बच्चा कहाँ है? अब इस बात को सुनकर जो कामना होती है उसे जरा भी हेजिटेशन नहीं होती है और वो डायरेक्ट पुलिस से कह देती है कि मेरा बच्चा यहीं पर गोवा में मेरे कुछ मिलने वाले हैं, उनके पास मैंने छोड़ दिया है और कुछ दिनों बाद वो मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो उनका एड्रेस पूछने लगते हैं तो कामना बिना डरे एक एड्रेस उनको लिखवा देती है। पुलिस वालों ने एड्रेस लिख लिया था और उसके बाद ये फ़ोन कट जाता है। ड्राइवर वापस से अपना फ़ोन लेता है और गाड़ी को इसी तरह से चलाने लगता है। इधर जब पुलिस वाले होते हैं, जब ये बात देखते हैं कि उसने एक एड्रेस लिखवाया है तो वो सोचते हैं कि शायद हो सकता है हमसे कोई गलती हुई है और ये लड़की के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन तभी पुलिस वाले के दिमाग में ख्याल आता है कि एक बार चेक कर लेना चाहिए। अक्सर पुलिस वाले ऐसा काम किया करते हैं। तो उसके बाद गोवा पुलिस वहां से एक सिपाही को भेजती है और इस एड्रेस को कंफर्म करवाने लगती है। अब सिपाही वहां पर जाता है, वो एरिया भी मिल जाता है, लेकिन उस एरिया के अंदर ढूंढने पर भी वो घर दिखाई नहीं दे रहा था जिस घर का नंबर कामना ने लिखवाया था। अब इसके बाद वो वहीं से फोन कर देता है और पुलिस वालों को बता देता है कि साहब ये एड्रेस फर्जी है और ऐसा कोई भी पता यहाँ पर नहीं है। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उनको दोबारा से कामना पर शक हो जाता है और वह कैब ड्राइवर को एक बार फिर से फोन मिलाते हैं। अब कैब ड्राइवर फोन उठाता है और फोन उठाते ही जो पुलिस वाले उससे कहते हैं कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं बड़े ध्यान से सुनो और इस बात के बारे में जो तुम्हारे पीछे लेडी बैठी है उसको जरा भी खबर नहीं होनी चाहिए। तो जो कैब ड्राइवर होता है वो इस बात को गौर से सुनने लगता है। तो वह उन्हें बताते हैं कि हम गोवा पुलिस से हैं और तुम्हारे पीछे जो लेडी बैठी हुई है इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इसी वजह से हमें इस पर शक है। फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम ये बताओ फिलहाल तुम कहां पर हो? तो कैब ड्राइवर बताता है कि अभी बेंगलुरु पहुंचने में लगभग 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी और उसके बाद मैं बेंगलुरु पहुंच जाऊंगा। तो वह कैब ड्राइवर से कहते हैं कि ऐसा करना, रास्ते में कहीं गाड़ी रोकना और वहां पर किसी से नजदीकी थाने के बारे में पूछना, उसके बाद दोबारा से गाड़ी में बैठना और गाड़ी को सीधा थाने में ले जाना और वहां पर जो भी पुलिस वाला तुम्हें मिले उससे मेरी बात करा देना इसी नंबर पर। इस बात को सुनकर जो कैब ड्राइवर होता है वो भी उनकी मदद करने के लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि वो कैब ड्राइवर गोवा का लोकल था और उसे पता था कि अक्सर ऐसी घटनाएं हो जाया करती हैं और कैब ड्राइवर इस चीज के लिए कोऑपरेट करता है। इसके बाद जो कैब ड्राइवर होता है इधर उधर देखता है कि कहीं ना कहीं उसे कोई थाना दिख जाए, लेकिन उसे कोई थाना नहीं मिलता। अब जब बेंगलुरु 200 किलोमीटर दूर रह जाता है तो उसके बाद कैब ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। गाड़ी रोकने के बाद जो पीछे कामना बैठी हुई थी वो पूछती है कि भैया क्या हुआ? तो वो कहता है कि मैडम अभी मुझे वॉशरूम जाना है और अभी मैं आता हूँ थोड़ी देर में। इसके बाद जो कैब ड्राइवर होता है गाड़ी को वहीं पे साइड में लगाकर गाड़ी से उतर जाता है और इधर उधर किसी व्यक्ति को ढूंढने लगता है। अभी तक सुबह हो चुकी थी तो सुबह सुबह एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था तो उससे वह पूछने लगता है कि यहाँ पर नजदीक में कोई थाना है तो आप मुझे थाने का एड्रेस बता दीजिए। इसके बाद वह व्यक्ति उसे बता देता है कि यहां से लगभग 500 मीटर दूर एक थाना है और इस तरह से आपको वहां पर जाना पड़ेगा। इसके बाद जो कैब ड्राइवर होता है वहां से अपनी गाड़ी में बैठता है और दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट करके थाने की तरफ चलने लगता है। अब थोड़ी देर सफर तय करने के बाद वो थाना भी उसे दिख जाता है। तो इसके बाद कैब ड्राइवर अपनी गाड़ी को तेजी से चलाते हुए सीधा उस थाने के ग्राउंड में घुसा देता है। अब थाने के ग्राउंड में घुसाते ही वह अपना फोन निकालता है और फोन पर उस नंबर पर रीडायल करने लगता है। खिड़की खोलकर बाहर निकलता है और गाड़ी जैसी थाने के अंदर आई थी तो पुलिस वाले एकदम से सचेत हो गए थे कि इतनी तेजी से कौन सी गाड़ी आ रही है। तो पुलिस वाले उस गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। इधर ड्राइवर उस फोन को मिलाकर उस पुलिस वाले के कान पर लगा देता है। अब पुलिस वाले गोवा पुलिस से बात करते हैं और बातों ही बातों में गोवा पुलिस उन्हें बताती है कि देखिए ये जो गाड़ी है इसके अंदर एक महिला बैठी हुई है और उस पर हमें किसी अपराध को लेकर शक है। तो आप केवल इतना कर दीजिए, जब तक हम आते हैं आप इसको रोक के रखिए और इसके सामान की तलाशी ले लीजिए। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उनकी मदद करने के लिए मान जाते हैं और उसके बाद सभी पुलिस वाले मिलकर उस महिला को बाहर निकालते हैं और अच्छी तरह से उसकी तलाशी ली जाती है। उसके पास कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन तभी पुलिस वाले उसके सामान की जांच करने लगते हैं और जैसे वो उसके सामान की जांच करते हैं तो यहाँ पर जो कामना है उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अब कामना के बैग को नीचे रखा जाता है और रखने के बाद सभी पुलिस वाले मिलकर उसे खोलते हैं। खोलते ही उन्हें दिखता है कि बैग के अंदर कपड़े रखे गए हैं और जैसे पुलिस वाले उन कपड़ों को हटाते हैं तो एकदम से सभी पुलिस वाले पीछे की तरफ हट जाते हैं, क्योंकि उस बैग के अंदर उसका 4 साल का वो बच्चा था जिस बच्चे को वो अपने साथ लेकर उस होटल में गई थी और वहां पर 2-3 दिन उसको घुमाया फिराया था। अब इस बात को देखने के बाद पुलिस वाले एकदम से हैरान हो जाते हैं और वह कामना को पकड़ लेते हैं। पुलिस वाले दोबारा से गोवा पुलिस से बात करते हैं और उनको पूरी सिचुएशन समझाते हैं। कहते हैं कि इसके पास एक सूटकेस है और सूटकेस में एक 4 साल का बच्चा बुरी तरह से ठूसा गया है और जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा है। इस बात को सुनने के बाद गोवा
गोवा पुलिस को भी इस बात का बड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो आप तब तक उसको कस्टडी में रखो, हम यहाँ से आ रहे हैं। इसके बाद गोवा पुलिस सीधा वहां पर पहुंचती है और वहां जाने के बाद कामना की कस्टडी अपने ऊपर ले लेती है। इधर उस बच्चे को वहीं के सरकारी हॉस्पिटल में मॉर्चरी में भेज दिया गया था और वहां पर उसका पोस्टमार्टम हो रहा था। कामना को अपने साथ बैठाकर गोवा पुलिस वहां से सीधा गोवा के लिए दोबारा निकल जाती है और रास्ते में गोवा पुलिस के दिमाग में ढेर सारे सवाल हैं कि ये बच्चा कौन है। सोच रहे हैं कि अगर ये इसका बेटा है तो इसने इसके साथ ऐसा क्यों कर दिया और ये यहां से वहां तक इस तरह से क्यों जा रही थी, आखिर क्या कारण थे यहां पर आने के और किस वजह से यहां से वापस जा रही थी। रास्ते में ही जो पुलिस वाले होते हैं उससे पूछताछ करने लगते हैं और पूछताछ के दौरान जो कामना है अपनी पूरी कहानी सुनाने लगती है। कामना बताती है कि मेरा अच्छा खासा व्यापार है, अच्छा खासा रुपये पैसा मैं कमाया करती हूं और व्यापार चलने के बाद मुझे एक लड़के से प्यार हो जाता है, जिस लड़के का नाम था मनीष। अब मनीष से उसका प्यार हो गया था और प्यार होने के बाद घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है, क्योंकि मनीष के घर वाले भी अच्छे खासे पैसे रुपए कमाया करते थे, इधर कामना के घर वाले भी अच्छे खासे रुपए पैसे कमाया करते थे। दोनों की शादी हो गई थी और शादी होने के बाद उनको एक बच्चा हो जाता है। अब जैसे ही वो बच्चा होता है तो उसके बाद उनके रिश्तों में थोड़ी सी खटास आने लगती है। धीरे धीरे उनके बीच में मतभेद होने लगता है और लगभग 3 महीने के अंदर दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना भी पसंद नहीं किया करते। अब इसके बाद जो कामना होती है वो तलाक का केस कोर्ट में फाइल कर देती है और तलाक के लिए केस लड़ने लगती है। केस लड़ने के दौरान दोनों पति पत्नी बच्चे को अपनी कस्टडी में लेने के लिए जोर लगाते हैं, लेकिन अंत के दर्जे बच्चे की कस्टडी मां को ही दे दी जाती है और दोनों का तलाक हो गया था। अब इसके बाद कभी कभी मनीष अपने बेटे से मिलने के लिए आया करता था और यह बात कामना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगा करती थी। वह अपने पति से इतनी नफरत करने लगी थी कि उसे उसकी शक्ल भी अच्छी नहीं लगा करती थी और जब वह आकर उसके बेटे को छुआ करता था तो उसे यह बात बहुत बुरी लगा करती थी। तो वह अपने पति को घर से भगा दिया करती है और उसे उससे मिलने नहीं दिया करती है। तो जो मनीष होता है दोबारा से केस फाइल करता है और अपने बच्चे से मिलने के लिए एक निश्चित समय कोर्ट से मांगने लगता है। कोर्ट भी मनीष की इस बात को मान जाती है और हफ्ते में एक दिन यानी कि संडे को मनीष को उसके बेटे से मिलने दिया जाएगा और इस बात में जो कामना है बिल्कुल भी उसको रोकेगी नहीं। इसके बाद मनीष अपने बेटे से मिलने के लिए आया करता और बेटा अब तक बोलने भी लगा था। तो कभी कभी कामना का जो बेटा होता है वह मम्मी के साथ पापा भी बोल दिया करता है और यह बात कामना के दिल पर लग जाया करती थी। धीरे धीरे वो बच्चा 4 साल का हो गया था, लेकिन जैसे ही दिन बीत रहे थे उसी तरह से कामना के अंदर की नफरत अपने पति के लिए और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अब जैसे ही बच्चा 4 साल का होता है तो उसके बाद एक दिन उसका पति उससे मिलने आता है और इसी दौरान कामना अपने मन के अंदर एक फैसला करती है, जो फैसला शायद एक मां के लिए लेना बड़ा ही मुश्किल होता। इसके बाद जो कामना होती है जब उसका पति उससे मिलकर चला जाता है तो इस बात पर गहन सोच विचार करने लगती है। 2-3 दिन उसको इस बात को सोचने में लग जाते हैं और फिर वह एक फाइनल फैसला ले लेती है। इसके बाद जो कामना होती है बेंगलुरु से हवाई टिकट करा के सीधा गोवा पहुंचती है और वहां पर उसने एक होटल पहले से बुक कर रखा था। उस होटल में जाती है और वहां पर जाने के बाद 2 दिन तक अपने बच्चे को गोवा में इधर उधर घुमाती है। घुमाने के बाद अपने उसी होटल रूम के अंदर अपने बेटे की बुरी तरह से हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद उसको सूटकेस में बंद करके बाई रोड टैक्सी लेकर वहां से बेंगलुरु के लिए निकल जाती है। अब यह जब पूरी के पूरी सच्चाई पुलिस के सामने आती है तो सभी लोग इस सच्चाई को सुनकर दहल जाते हैं और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक मां के लिए ये सब कुछ करना बड़ा ही अमानवीय था, वो भी अपने सगे बच्चे के साथ। इसके बाद कामना के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है और उसे आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट को सौंप दिया जाता है। इधर यह बात जैसे मनीष को पता चलती है तो उसे इस बात का बड़ा ही दुख होता है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर उसे सदमा सा लग जाता है। इधर कामना के घर वालों और मनीष के घर वालों को जब यह बात पता चलती है तो वो लोग भी इस बात से बड़े ही हैरान हो जाते हैं। जहां पर वो रहा करते थे वहां पर कामना के घर वालों को तरह तरह के ताने मिला करते हैं कि कैसी बेटी पैदा की है, जिस बेटी ने अपने ही कोख के जने को इस तरह से कर दिया कि शायद कोई मां इस बात के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। दोनों परिवार बड़े ही दुखी होते हैं। इधर मनीष भी दुखी है, लेकिन अब वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि जो होना था वो हो गया था, उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका था। कामना के ऊपर कार्रवाई करके उसे जेल पहुंचा दिया जाता है और वहीं पर जेल में वो रहने लगती है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक मां की, जिस मां ने अपने छोटे से बच्चे के साथ कुछ ऐसा कर दिखाया जो शायद कोई मां सपने में भी नहीं सोच सकती थी। आप क्या कहना चाहते हो कामना के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो मनीष के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों इस कहानी के पात्रों के नामों को बदल दिया गया है ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो हमारी इस वीडियो से। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है।
यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी में जो इस माँ ने किया था वो किसी को भी नहीं करना चाहिए था, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करती और बच्चे को अपने साथ रखकर बड़ा करती। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।